हेलो जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करते हैं 4.3 का थ्योरम के बारे में। तो आइए, जैसे कि टॉपिक का मेरा नाम है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ डिटरमिनेंट मेथड, यानी कि सारणी की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह आपका 4.3 का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में कम्प्लीटली हम टोटल थ्योरम का बात करेंगे ताकि आपका 4.3 जो है वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सके और सिंपल तरीक़ा से किसी क्वेश्चन को बनाया जा सके। इसमें आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो कि क्लियरली और सिंपल तरीक़ा से इसे बनाया जा सकता है। तो आइए, जिस तरह से हम लोग हेडिंग देखा कि एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए बंद लूप होना चाहिए, क्लोज लूप। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल के एरिया के लिए आपको 3 पॉइंट होना चाहिए, x1 y1 q, x2 y2 r, x3 और y3। ये 3 पॉइंट आपका होना जरूरी है, तभी आप एरिया निकालोगे। दूसरा बात यह है कि ये जो 3 पॉइंट्स होंगे यह कोलिनियर नहीं होंगे। मतलब कि कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। तो ये तीनों पॉइंट जो है वह संरेख नहीं होंगे। संरेख जब हो जाएगा तो उसका एरिया हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तीनों पॉइंट संरेख नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एरिया निकालने के लिए कम से कम उसे बाउंडेड होना चाहिए, उसे बंद लूप में होना चाहिए। जब तक वह बंद लूप में इस तरह से नहीं होता तब तक इसका एरिया हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। एरिया मतलब क्या? क्लोज पाथ, बंद लूप होना चाहिए। ये एरिया क्या है? ये एरिया नहीं है, लेकिन इसी को अगर ऐसे हम क्लोज कर दें तो यह आपका एरिया होगा कि कितना, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 2 स्क्वायर या 4 स्क्वायर या 6 स्क्वायर वर्ग इकाई। एरिया को हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से दिखाना है। पॉजिटिव मतलब क्या? प्लस है। रीजन यह है कि एरिया को प्लस से सर क्यों दिखाया जाए। तो देखो, जो मेरे पास यह एक्सिस मिला है एक्स डैश वाई और कितना वाई डैश, तो इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो वो प्लस में होगा, इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो वो माइनस में होगा। ओनली फॉर पॉइंट डिनोटेड माइनस, यानी पॉइंट को केवल हम डिनोट करेंगे माइनस से, लेकिन जो एरिया कवर होगा, जो क्षेत्र बनेगा, यह क्षेत्र, इसे हम एरिया कहते हैं। तो एरिया जो होगा वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। ऐसे भी जान लो, अगर फिजिक्स जानते हो तो एरिया का होता है मीटर हो या कुछ भी हो, सेंटीमीटर हो, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। किसी भी टर्म पर अगर स्क्वायर लग जाए तो वो आपका किस में वैल्यू होगा? तो वो प्लस में होगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो किस में होगा? प्लस में होगा। हाँ, बशर्ते यहाँ पॉइंट जो हो सकता है -4 और 3 -3 हो सकता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो -4 और +4 और प्लस क्या होगा? 3 होगा। लेकिन अगर यहाँ बात करें एरिया की, तो या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो, या तो प्रथम पाद में हो, या तो वह थर्ड पाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो क्षेत्रफल है वह हमेशा धनात्मक होता है। चलिए, ये तो था कॉन्सेप्ट की बातें। अब हम लोग सीखते हैं कि सारणी की सहायता से किस प्रकार से एरिया हम निकालेंगे। तो आइए, माना एक्स वाई तल में, किस तल में? एक्स वाई तल की चर्चा कर देना है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो 3D पढ़ेंगे तो 3D में एक्स वाई जेड 3 तल होंगे, इसलिए तल की चर्चा कर देना है। माना एक्स वाई तल में 3 असंरेख बिंदु क्रमशः, 3 गो जो बिंदु है वह तीनों के तीनों असंरेख हैं। क्रमशः P मतलब एक लाइन में नहीं है, x1 y1, q x2 y2 एवं r जो है वह x3 y3 होता। तीनों के तीनों बिंदु असंरेख हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। यही डिटरमिनेंट का थ्योरी है। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसे हम निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास 3 पॉइंट दिया गया हो, वह Px1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो क्या करेंगे हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 x1 x2 x3। उसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो के फॉर्म में भी, कॉलम के फॉर्म में भी, यानी स्तंभ में भी, कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, लेकिन 3 × 3 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि 3 गो रो है तो 3 गो कॉलम भी आपके पास होना चाहिए। तो यह फॉर्मूला है आपका। अब हम जो 10 क्लास का फॉर्मूला पढ़े हैं तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। एरिया को दिखाते इस तरह से ट्रायंगल से, तो 1/2। आइए और वर्क करना सीखिए।
डिटरमिनेंट का सहायता से इसे आपको सॉल्व करना है। यह है x1 प्लस में या माइनस में, किस में है, प्लस में ना। यह सिंबल हमने लेना सिखा दिया है कि अल्टरनेट सिंबल लिया जाएगा प्लस, माइनस और प्लस। तो x1 पर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो x1 पर सॉल्व कर रहे हैं, तो जो बन कर दिए, जो दिखा उसे लिख दो। तो कौन कौन दिखा, तो y2, y3, 1 और 1 दिखा। अब आइए माइनस x2 पर सॉल्व करते हैं, तो माइनस x2 पर जब बंद करेंगे इधर से और इधर से भी बंद है, इधर से बंद है, तो कौन दिखा आपको, y1, y3, 1 और 1 दिखा हमें। अब किस पर सॉल्व करते हैं, तो प्लस x3 पर सॉल्व करते हैं, तो इधर से बंद हो गया, इधर से बंद हो गया। अब कौन दिखा, y1, y2, 1 और 2, तो 1/2 x1 यहाँ लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा माइनस x2, यह हो जाएगा y1 माइनस y3 प्लस x3, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। अब देखा जाए तो 1/2 x1 y2 माइनस y3, माइनस यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। और इस तरह से हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर पाए। ये जो फार्मूला आएगा वह आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, जो कि 10 क्लास के बेस पर यह आपका फार्मूला दिया गया है, जहाँ पर 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 होगा। इस फार्मूले को हम सिंपल तरीक़ा से भी याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी की तरह ही काम करेंगे। आगे से वार करना है, आगे से इसमें चलना है, पीछे से नहीं जाना है। तो अगर इसे तुम 1 को क्लोज करते हो, अगर तुम यहाँ पर 1 को क्लोज करते हो 1 को, तो कौन दिखाई दिए, 2 और 3, तो यहाँ लिखा गया 2 और 3। अगर 2 को क्लोज किया जाए, 2 को बंद किया जाए, तो कौन दिखाई दिया, आगे से, तो 3 या 3 के बाद फिर हम इधर घूमेंगे, तो 3 के बाद कौन दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। तो 3 और 1। अब आइए, अब आपके पास कौन सा क्लोज करोगे, 3 क्लोज करोगे, 3 को बंद करते हो, तब कौन दिखाई देगा, 1 और 2, 1 और 2। इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर से एक बार आइए इसको क्लियर कर देते हैं हम। चलिए 1 2 3 3 नंबर्स आपके दिए गए हैं ना, और इसको आप इस राउंड में आना है, आगे से चलना है। तो 1 अगर हो गया तो क्या होगा, 2 3, अगर 2 हो गया तो क्या होगा, 3 1, देखो मिला लो, 2 खत्म तो 3 1, अगर 3 हो गया तो क्या होगा, 1 2, अगर 3 होगा तो क्या हो गया, 1 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और जिसका दिमाग जो 2G बा, जगह दिमाग और 2G बा, ओकरो खातिर फार्मूला बा, वो रट के याद रखे। 123 231 और 312। तो वह इस तरह से भी याद रख सकता है कि 123 231 और 312, यानी कि पहले 123, तो 1 जो होगा वह x1 में होगा, 2 3 y में हो जाएगा। इसमें है 231, तो 2 जो होगा वह x2 में हो जाएगा और यह y में हो जाएगा। 312 मतलब 3 अगर x1 में होगा और ये किस में हो जाएगा, y के पर में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुसार किस तरह से हम फार्मूले को क्रिएट किए। अगर ये फार्मूला प्रूफ में आता है तो 2 मार्क्स में आएगा, अगर ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आपका 1 नंबर में आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखा जाए कंडीशन यहाँ आता है कि यदि तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो, यदि जो तीनों बिंदु दिले बा वो तीनों के तीनों क्या हो जाए, संरेख हो जाए, तो उस स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे। तो अब तो यह ए, यह बी और यह सी, तो ए है, यह बी है और यह क्या है, सी है। या पी क्यू आर माने हो तो पी क्यू आर है। यह है x1 y1, यह है x2 और यह है y2, यह है x3 और यह है y3। तीनों के तीनों संरेख है। संरेख मतलब कोलिनियर। तो इस कंडीशन में जब तीनों के तीनों क्या हो जाए, संरेख हो जाए, तो कहीं बाउंड एरिया बना। हमने कहा क्षेत्रफल का मतलब होता है बंद लूप, एक क्लोज पाथ। क्या बन रहा है क्या यहाँ पर ना, नहीं बन रहा है। तो क्षेत्रफल इसी तरह से निकलता है जब तक वो क्लोज लूप ना हो। ये भी क्षेत्रफल है, हाँ ये भी क्या है, क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल है, बशर्ते यह रोटी है
जो 1 साल बाद हम बनाना सीखते हैं। आज जब 11वीं क्लास में आते हैं तो ये रोटियाँ इस तरह से बनता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाला नक्शा बनता है हम लोग का। लेकिन दोनों के दोनों बंदे लूप हैं, इसको भी रोटी कहेंगे, इसको भी रोटी कहेंगे, लेकिन इस तरह से बन जाए तो रोटी थोड़ी ना हुआ, क्योंकि इधर कहीं ना कहीं से बंद होना चाहिए। तो जब तक बंद नहीं होता है तब तक वो क्षेत्रफल के फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो लाइन थी वो सीधी थी, तो चूंकि यह लाइन सीधी थी, बंद नहीं था, तो बंद नहीं है तो मतलब क्या है कि फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ABC त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो कहीं पर भी अगर यह सिद्ध करने के लिए दिखा दे कि सिद्ध करके दिखाए सारणी के सहायता से, तो उस कंडीशन में आप क्या निकालिएगा कि चूंकि यह संरेख है अतः ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी ABC का क्षेत्रफल जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। और ABC का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो समझ लीजिए कि वह ABC जो बिंदु है वह क्या होगा? संरेख होगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि संरेखता क्या है। संरेख रेखा, यह संरेख है क्या? यह संरेख नहीं है, लेकिन यह संरेख है। सरल मतलब संरेख, मतलब सीधी रेखा को हम संरेख रेखा कह सकते हैं। तो देखो सिद्ध करके दिखाएं, सिद्ध करके दिखाएं कि A 2 4 B 4 8 एवं C जो है वह आपका 6 और 12 संरेख। ये सिद्ध करके आपको दिखाना है कि A, B और C जो है वह क्या है? संरेख है। तो आइए पहले तो हम डायग्राम से देखते हैं। अगर यह संरेख होता वास्तव में तो डायग्राम इस तरह से आता ना, क्या आता? 2 तो 4 4 तो 6 सॉरी 4 तो 8 और यहाँ पर क्या है? 6 तो यहाँ पर क्या है? 12। मिला लीजिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो अगर संरेख होगा तो जो लाइन होगा वो सीधी रेखा मिलेगी। लेकिन इसी में अगर आपको इस तरह से मिल जाए कि इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 2 हुआ, इसका वैल्यू 3 हुआ, इसका वैल्यू 3 हुआ, तो इसका वैल्यू हो गया 15। तो 15 इधर जाएंगे तो इधर गया। अब इसका वैल्यू जब 4 हुआ तो इसका वैल्यू आ गया 3 पर। तो जब 4 पर हम जाएंगे तो इसके साथ 3 पर आएंगे, तो फिर अभी रेखा आ जाएगा ऐसे। तो ये संरेख है क्या? यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से इधर आए। अब कहेगा कि इसका वैल्यू जब फिर 1 होता है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 पर फिर यहाँ पर आकर क्लोज पाथ में आप मिला दीजिएगा। तो उस कंडीशन में यह एक क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो संरेख की स्थिति में ध्यान यही रखना है कि संरेख रेखा तब होगी जब x और y जो है उसका अनुपात जो है वो बराबर बदले। यानी कि जब ये 2 हुआ तो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ तो ये 8 हुआ, ये 6 हुआ तो ये 12 हुआ। यानी इसमें से कोई भी ऐसा एक कांस्टेंट टर्म, एक नियत चर राशि को अगर हम बाहर निकालते हैं तो दोनों का मान आपस में क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। सर कैसे? इसमें से तुम 2 निकाल कर देख लो, 2 निकाल लोगे तो 4 होगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सॉरी 4 यह हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि नियत चर राशि के साथ x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। या तुम इसमें 2 से गुना करा कर देख लो, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका 12 हो जाएगा। सही हुआ सब? तो यही होता है संरेख की स्थिति में। कि संरेख की स्थिति में क्या होती है? जिस तरह से x बदलेगा उसी के रेशियो में आपका y बदलेगा। तो भाई कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो चूँकि हम जानते हैं कि यदि AB, चूँकि हम जानते हैं कि ABC संरेख हो तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ABC का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए, तो ABC का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो आइए अब क्षेत्रफल निकाल कर हम चेक करते हैं कि क्षेत्रफल इसका 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दिखाना है कि संरेख है। तो प्रश्न क्या मेरे पास है? 1/2 x1, यह है आपका x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2, यह है x3 और यह है y3। x1
2, x2 4, x3 6, 4 8 और कितना आपका 12 है। इधर आ जाइए 1 1 और 1 है ना। इसका एरिया अगर हमने 0 प्रूफ कर दिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ABC जो है वह संरेख है। तो दो तरीका तुम्हारे पास है इसको सॉल्व करने के लिए। एक तरीका है कि सारणी विधि का प्रयोग करें और दूसरा तरीका यह है कि अगर हम R1 और R2 दो पंक्ति को आपस में बराबर कर दिया जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि ABC का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलने वाला है यह 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम काम कर सकते हैं कि R2 को में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो 1/2 R2 में से 2 कॉमन निकाल दिया हमने तो क्या बचा 2 4 6 और यहाँ क्या बचेगा 2 4 और 6, यहाँ क्या बचेगा 1 1 और 1। देखो तो यह है तुम्हारा R1, यह है तुम्हारा R2। तो संरेख होगा तो ऐसा हमेशा होगा, संरेख होगा तो ऐसा हमेशा होगा कि R1 और R2 में से कोई एक कांस्टेंट टर्म निकालने के बाद या R1 में कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों नियत चर राशि से या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, नियत चर राशि से। तो यहाँ पर यह R1 और R2 आपका बराबर है। तो चूंकि R1 और क्या है R2 बराबर है, इसलिए जो इसका क्षेत्रफल होगा ABC का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वह किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। अतः यह सिद्ध हो गया। अतः A, B, C जो है वह क्या है आपका संरेख है, ABC संरेख है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह सीखते हैं, जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए लोग। ये PDF फाइल डाला रहेगा, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हो। ये PDF फाइल में भी आपका डाला रहेगा थ्योरी का क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2 आती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। यानी कि जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो माइनस में नहीं आएगा, वो किस में आएगा आपका प्लस में आएगा। अगर माइनस भी आता है तो उसे किस में लिखना पड़ेगा प्लस में ही लिखना पड़ेगा। सही यहाँ तक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। यानी माइनस में आए तो किस में इसको लिखेंगे हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टाइप में आपका बिंदु दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। बिंदु दिए रहेंगे ABC और आपको क्षेत्रफल निकाल के दिखाना होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ठीक। या इसी में दिखाना होगा 3 बिंदु दिए गए हैं तो यह ABC जो है वह संरेख है। पहला टाइप में क्वेश्चन। दूसरा टाइप में क्वेश्चन क्या रहेगा कि अगर आपको 3 बिंदु में से 2 बिंदु दिया है, जैसे A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है और C का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया है कि 35 वर्ग इकाई है या 4 वर्ग इकाई है या 10 वर्ग इकाई है, इसका बिंदु ज्ञात करें। तो उस स्थिति में जो क्षेत्रफल का वैल्यू लीजिएगा आप प्लस और माइनस में लीजिएगा, क्योंकि बिंदु आपको निकालना है। तो ध्यान रखिएगा या तो वह प्लस की तरफ हो सकता है या तो माइनस की तरफ हो सकता है। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता है ना, वो माइनस में रखो या प्लस में रखो, उसको तो प्लस होना ही होना है। तो यह दूसरा टाइप में क्वेश्चन रहेगा कि आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा और 2 बिंदु दिए रहेंगे, तीसरा बिंदु आपको निकालना होगा। या आपको यह कहा जाएगा कि ABC संरेख है, ABC संरेख है और इसका C का बिंदु ज्ञात करें। मतलब वही है, संरेख है तो इंटरनली रूप से क्षेत्रफल तो दिया हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि AB का बिंदु दिया गया है एक रेखा का, जैसे 2 3 4 5 और आप इस रेखा का समीकरण निकालें तो उस समय फिर वही काम, इसका वैल्यू C का क्या लीजिएगा x और y के समीकरण के लिए तल चाहिए। कौन सा तल, तो XY तल। तो C का बिंदु हम लेंगे x और y लेंगे और इसका सोल्यूशन करेंगे और उस कंडीशन में जो क्षेत्रफल का वैल्यू जो है वो हम 0 के बराबर रखेंगे। तो सारी बातों को फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पेज नंबर यहाँ से हमने सीखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना करें और सारणी के विधि से। किस विधि से? सारणी की विधि से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द डिटरमिनेंट मेथड। तो माना गया XY तल में 3 बिंदु है, जिस तरह से इसको रखा गया, इसको रखकर सारणी विधि से हल करके जो 10 क्लास का एक फार्मूला है इससे हमने क्रिएट किया। दूसरा चीज़ हमने इसमें सीखा कि यदि नोट नंबर यहाँ नोट स्टार्ट हो गया है
कि यदि 3 बिंदु संरेख हो तब, तो तीनों बिंदु संरेख हो तो उस समय संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि सिद्ध करके दिखाएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। तो 3 बिंदु संरेख होते यह दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इस पर हमने एक उदाहरण लिया, उदाहरण लेकर आपको सिद्ध करके दिखा दिए कि इसका वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। यहाँ R1 और R2 को हमने बराबर कर दिया। इसके बाद हमने अगला नोट में सीखा है, नोट नंबर ये 2 में काम करेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता ही नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये हमने सीखा कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें राइज किए जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है वह 2 तरह से इसमें राइज किया जाएगा। पहला टाइप में है कि आपका बिंदु दे रहेंगे और क्षेत्रफल या संरेख दिखाना होगा। दूसरा टाइप में है कि आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा तो बिंदु दिखाना होगा, या संरेख दिया होगा तो बिंदु दिखाना होगा, या इसमें 2 बिंदु दिए होंगे और तीसरा का आपको बिंदु के साथ समीकरण दिखाना होगा। तो रेखा का समीकरण आपसे पूछेगा। चूँकि रेखा जो है वह सरल होती है, तो सरल का मतलब होता ही है क्या चीज़, संरेख। सरल का मतलब ही होता है क्या होता है, तो संरेख होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टोटल 4.3 का थ्योरम क्या था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं जिसमें हम सीखेंगे 4.3 का क्वेश्चंस। तो आइए नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे देखते हैं कि उसमें क्या होता है। मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज है और मैं मैथमेटिक्स केयर पॉइंट का छात्र हूँ। मैंने 500 अंक में से कुल 444 अंक प्राप्त किए हैं और विषयों की अपेक्षा मैंने गणित में सर्वोत्तम 94 अंक प्राप्त किया है, जिसका सारा श्रेय जो है वो इसके प्रसाद सर को जाता है। क्योंकि जहाँ पर लॉकडाउन में सभी शिक्षक जो है वो कोचिंग बंद करके आराम कर रहे थे, वहीं सर जो है हम लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे अपने चैनल पर। और जिसका नतीजा यह हुआ कि हम लोग का सिलेबस जो था वो एग्ज़ाम से बहुत पहले ख़त्म हो गया था और हम लोगों ने उसको जो है दोबारा रिवीजन भी कर लिया था बेहतर तरीके से। और यही कारण था कि हम लोग का मैथ्स में जो है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। और सर जो है वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे और वो गणित को जो है सरल एवं आसान भाषा एवं ट्रिक से समझाने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा करते हैं, ताकि जो है जो क्लास के जो सबसे कमज़ोर बच्चा भी उसको अच्छी तरह से समझ में आ सके। एक और बात है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग हो गए जहाँ पर असाइनमेंट मिलते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन जो है सर जो है कोई अधिकतर शिक्षक जो है नहीं कराते हैं। और बहुत सारे ऐसे कोचिंग हो गए जहाँ पर तो असाइनमेंट ही नहीं मिलते, लेकिन जो सर जो है वो हम लोग को सभी बच्चों को जो है असाइनमेंट देते हैं और क्लास में ही उसका सॉल्यूशन जो है कराते हैं। और सर की एक और खासियत, इस कोचिंग की जो है खासियत ये है कि एक और खासियत है कि हर एक महीने पर जो है वो एक महीने पर एक दिन जो है रविवार को वो डाउट क्लास लेते हैं, ताकि कोई भी बच्चा का अगर कहीं पर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो वो सर से जाकर उस दिन क्लास में आकर अटेंड करके पूछ सकता है। और सर जो है वो बेफिक्र होकर बताते भी थे। और हर एक मोड़ पर सर जो है हम लोग को गणित में वो मदद किए हैं, बहुत अच्छी तरह से मदद किए हैं। और जिसका ही नतीजा यह हुआ है कि हम लोग बहुत ही बेहतर अंक आ पाया है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी जो हैं वो अभी भी 12 में गए हैं, तो उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें। और सर जो है वो अपना हमेशा 100% देते ही हैं। अगर आप लोग भी अपना 100% देते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा।